बाहर क्या है आपके पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो जो इसका साइटोप्लाज्म है वहां पे ही जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो एक जगह पे ऐसे कंसंट्रेटेड कंडेंस्ड हो गया है। इस रीजन को हम क्या बोल देते हैं, इस रीजन को हमने बोल दिया न्यूक्लियोइड। इतना क्लियर है? ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, जैसे ही आपके पास यहाँ पे जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है, ठीक है, और ट्रांसलेशन के लिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों क्या है, कपल्ड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस, मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे पास क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, अब मेरे पास जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये हमें है, मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है किसको, न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस के, सिंपली मैं ऐसे बना देती हूँ। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर ये मेरे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपके पास यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, तो ये इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे बना दिया मैंने। यहाँ पर यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, उसके बाद जो न्यूक्लियर पोर है वहां से क्या हो रहा है, एमआरएनए पास कर रहा है कहाँ पे, अभी एंटर कर रहा है यहाँ पे साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे भी ये जो सेमी लिक्विड मटेरियल है इसको क्या बोल दिया, साइटोप्लाज्म बोल दिया। ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन हो रही है और यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे देखो आपके पास जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे हो रही है, साइटोप्लाज्म में ही एक रीजन में हो रही है। इसके पास कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियस तो है नहीं कि उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ही ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, और यहाँ पे जैसे ही आपके पास एमआरएनए बनता है वैसे वैसे ही जल्दी जल्दी क्या होता है, यहाँ पे साथ में ऐसे ही राइबोसोम अटैच कर जाते हैं प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, और ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है, एमआरएनए, ये जो पिंक कलर में मैंने बनाया है, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एमआरएनए को। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे पास राइबोसोम। ठीक है, तो एमआरएनए पे क्या होता है, जो आपके पास राइबोसोमल यूनिट्स हैं वो अटैच कर जाती हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, पॉलीसोम्स बोल देते हैं। ठीक है, तो आपके पास प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसमें किसकी फॉर्मेशन है, यहाँ पे इसमें पॉलीसोम बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास, अगर मैंने जीन एक्सप्रेशन को स्टॉप करना होगा तो मैं कौन सी प्रोसेस पे कर सकती हूँ प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों कपल्ड हैं। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इसकी जीन एक्सप्रेशन, मतलब जीन को अगर मैंने कंट्रोल करना है, आपको मुझे एक्सप्रेशन नहीं चाहिए जीन का, तो उस केस में मैं इसको कहाँ पे, इसको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ ऑन ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ठीक है, तो मैं ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होने दूंगी। ठीक है, अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी तभी आपके पास ट्रांसलेशन नहीं होगी, ट्रांसलेशन नहीं होगी तो प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगी, प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगी तो जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास एक और चीज है, आपके पास यहाँ पे जो प्रोटीन्स बन रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो सेगमेंट है उसके पास राइबोसोम अटैच है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो सेगमेंट है उसके पास भी अलग राइबोसोम अटैच है, यहाँ से यहाँ के सेगमेंट में भी अलग राइबोसोम अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स बनेंगी, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ इसके पास,
ये मेरे पास mRNA है, ठीक है, और इस पे मेरे पास राइबोसोम अटैच, ऐसे, ठीक है। तो ये मेरे पास, ये जो राइबोसोम है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक mRNA के सेगमेंट में क्या बनाएगा, ये डिफरेंट प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन नंबर 1, ठीक है। ये मेरे पास डिफरेंट प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन 2, और ये मेरे पास डिफरेंट प्रोटीन बनाएगा, एग्जाम्पल के लिए प्रोटीन नंबर 3, ठीक है। तो ये जो मेरे पास कंडीशन है, इसको हम बोल देते हैं, अब अलग अलग प्रोटीन बन रही है तो इसका एक्सप्रेशन भी क्या होगा, जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा वो, एक्सप्रेशन मीन्स फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जो इसका फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, प्रोटीन 1 का अलग होगा, 2 का अलग होगा, 3 का अलग होगा, ठीक है। और इसी कंडीशन को हम बोल देते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन, समझ आया। सिस्ट्रॉन बेसिकली क्या है आपके पास, अगर मैं आपको सिस्ट्रॉन की डेफिनेशन बताऊं, ठीक है, सिस्ट्रॉन है आपके पास पार्ट ऑफ डीएनए विच गिव राइज टू अ प्रोटीन, ठीक है। सिस्ट्रॉन क्या है आपके पास, पार्ट ऑफ डीएनए विच गिव राइज टू अ प्रोटीन, ठीक है। जैसे हमारे पास जीन क्या होता है, मान लो मेरे पास ये डीएनए, ठीक है, तो ये जो डीएनए है उसका जो एक सेगमेंट है, ठीक है, मान लो ये मैंने येलो से जिसको शेड किया, ठीक है, तो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ अ डीएनए, ठीक है, फंक्शनल सेगमेंट बोल सकते हो, या फिर आप अ सिंगल सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। तो हर सेगमेंट जो कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं जीन, ठीक है। और जो सिस्ट्रॉन क्या है, जीन क्या आपके पास यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, मतलब यही आपके पास, इसको क्या बोलते हैं, जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटरी। अब इसको यूनिट ऑफ हेरिडिटरी क्यों बोला, क्योंकि फंक्शनल सेगमेंट है, डीएनए में यही जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है, ठीक है। और यही हमारे पास क्या कर रही है, कोई ना कोई एक्सप्रेशन दे रही है, जैसे मेरे हाइट के लिए अलग जीन है, मेरे स्किन कलर के लिए अलग जीन है, ठीक है। तो सब चीजों के लिए क्या है, अलग अलग जीन है और अपना अपना एक्सप्रेशन दे रही है, उसको मैंने क्या बोल दिया, जीन बोल दिया। तो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को मैंने क्या बोल दिया, जीन बोल दिया। वहीं पे मेरे पास ऐसा सेगमेंट, ठीक है, जो क्या कर रहा है, एक्सप्रेशन प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, पार्ट ऑफ डीएनए जो किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, प्रोटीन की फॉर्मेशन। अगर प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी तो वो क्या करेगा, एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो उसको मैं बोलती हूँ सिस्ट्रोन, ठीक है। तो जो आपके पास प्रोकैरियोट्स होते हैं वो, आपके पास उनके पास क्या होता है, वो उनमें कंडीशन होती है, उसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन, ठीक है। उसमें क्या आपके पास जो एक एमआरएनए है, ठीक है, उससे क्या मिल रहा है आपके पास, गिव राइज टू मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड देखो, पॉली मतलब मैनी, पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनता है, अमाइनो एसिड्स के बीच में, और अमाइनो एसिड्स किसकी मोनोमर यूनिट है, प्रोटीन की मोनोमर यूनिट है, क्लियर है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास वन एमआरएनए, एमआरएनए गिव राइज टू, वेट वेट, वन एमआरएनए गिव राइज टू मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, वन पॉलीपेप्टाइड चेन। इस कंडीशन को क्या बोलती हूँ मैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन बोलती हूँ, ठीक है। मतलब जो एक एमआरएनए है वो क्या कर रहा है आपके पास, डिफरेंट, आपके पास क्या दे रहा है, प्रोटीन्स दे रहा है, और डिफरेंट प्रोटीन्स का क्या होगा, डिफरेंट एक्सप्रेशन होगा। इतनी बात क्लियर है, यस मैम। ठीक है। अब वैसे ही मैं बात करूं यूकैरियोट्स की, ठीक है। तो यूकैरियोट्स के जो जीन एक्सप्रेशन है उसको आप कहाँ कहाँ पे रोक सकते हो, ठीक है। इसको हम स्टॉप कर सकते हैं, एक तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कर सकते हो,
ठीक है। दूसरा हम कहाँ पे कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले यहाँ पे क्या बनता है, प्रोकैरियोट्स में डायरेक्ट mRNA बनता है, यहाँ पे पहले क्या बनता है, hnRNA बनता है, और hnRNA के बाद बनता है हमारे पास mRNA। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। ठीक है, तो कहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं हम इसको, पोस्ट, अगर हमें जीन एक्सप्रेशन नहीं चाहिए तो हम इसको स्टॉप कर सकते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। ठीक है, हम इसको स्टॉप कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन लेवल पे। अब देखो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगी, जो एमआरएनए बनेगा, ये जो एमआरएनए है, मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुई और एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर बना। ठीक है, अब ये जो एमआरएनए है वो न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलेगा, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म में होगी मेरे पास ट्रांसलेशन। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या होगी, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो मैं इसको ट्रांसपोर्टेशन लेवल पे भी तो स्टॉप कर सकती हूँ जीन एक्सप्रेशन को। अगर ये ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा, साइटोप्लाज्म में नहीं जाएगा, तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, मेरे पास एमआरएनए है, इसके साथ राइबोसोमल यूनिट्स अटैच होती हैं, क्योंकि राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लो मैं इसको ट्रांसपोर्ट ही ना होने दूं, एमआरएनए को न्यूक्लियस के बाहर ही ना आने दूं, तब भी क्या हो सकता है, तब भी कोई जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसको ट्रांसपोर्टेशन लेवल पे भी रोक सकती हूँ जीन एक्सप्रेशन को। ठीक है, और लास्ट में ट्रांसलेशन लेवल। समझ आई बात। अब यहाँ पे ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस ने क्या कर दिया है, प्लाज्मा को डिफरेंशिएट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसकी वजह से क्या है, ये अंदर वाला कंपार्टमेंट बन गया है, ये बाहर वाला कंपार्टमेंट बन गया। समझ आई बात। तो दोनों एक दूसरे से क्या करती हैं, वेरी करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पास एमआरएनए है, उसमें यूकैरियोट्स में जो एक एमआरएनए है, ठीक है, वो आफ्टर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन से क्या बनती है हमारे पास, प्रोटीन। ठीक है, तो वो एक ही टाइप की प्रोटीन फॉर्म करता है, ओनली वन टाइप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोटीन होगी वो कैसे होगी, मोनोसिस्ट्रोनिक। ठीक है, मतलब एक प्रोटीन की फॉर्मेशन है और एक प्रोटीन का एक ही एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे एक एमआरएनए बहुत ज्यादा प्रोटीन बना रहा है, यहाँ पे जो आपके पास एक एमआरएनए है, ठीक है, मैं ये मेरे पास क्या है, एमआरएनए है। ठीक है, इसके साथ राइबोसोम लग के ये क्या बनाएगा, एक ही टाइप की, वन टाइप ऑफ प्रोटीन। क्लियर है। तो प्रोकैरियोट्स में आपके पास कौन सी कंडीशन है, पॉलीसिस्ट्रोनिक, और यूकैरियोट्स में कौन सी होती है, मोनोसिस्ट्रोनिक। ठीक है, वहां पे एक डीएनए पार्ट एक ही प्रोटीन को गिव राइज कर रहा है। ठीक है, उस कंडीशन को मैंने क्या बोल दिया, मोनोसिस्ट्रोनिक। इतनी बात क्लियर है। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास। अब देखो मैंने इसमें आपको थोड़ा सा, आपको ट्रांसक्रिप्शन क्लियर था कल। यस मैम। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन में अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, जो आपके पास प्रोकैरियोट्स हैं वो जो यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में जो एक चीज रह गई थी बताने को। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या था, ऐसे रेप्लिकेशन बबल बन रहा था। ठीक है, ये मान लो ये बना दिया मैंने रेप्लिकेशन बबल। ठीक है, और यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक फाइव फाइव डैश एंड था, ऐसे करते हैं इसको। ये थ्री डैश एंड है, ये फाइव डैश एंड है। ठीक है, तो रेप्लिकेशन यहाँ से हो रही है, तो यहाँ पे क्या अटैच था आपके पास, प्रमोटर। ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला था कि जो प्रोकैरियोट्स सेल्स होती हैं, ठीक है, तो उनमें क्या था आपके पास कि डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के साथ साथ क्या अटैच करेगा, मतलब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज भी अटैच करेगा और सिग्मा फैक्टर भी अटैच करेगा। ठीक है, वैसे ही आपके पास यूकैरियोट्स में सिर्फ क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज ही अटैच करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे जहां पे वो अटैच कर रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग में एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं टाटा बॉक्स। ठीक है, TA बॉक्स। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सीक्वेंस है नाइट्रोजन बेसिस का।
ठीक है। यूकैरियोट्स में बोल रहे हैं आप? हाँ, ये किसकी बात हो रही है? प्रोकैरियोट्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ यूकैरियोट्स की। ठीक है, तो कई बार आपसे, तो ये जो आपके पास टाटा बॉक्स अच्छा, है वो सर्विंग अ बाइंडिंग लोकेशन फॉर अ प्रोटीन। ठीक है, तो ये किसकी तरह सर्व कर रहा है? सर्विंग एज अ बाइंडिंग लोकेशन फॉर अ प्रोटीन। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या होगा, यहां से इनिशिएशन पॉइंट की तरह सर्व कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज लगा, ये मेरे पास क्या अटैच हो गया? आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो गया। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को अटैच करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो सीक्वेंस है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं टाटा बॉक्स, जो इनिशिएशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो कई बार आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, टाटा बॉक्स इज रिलेटेड टू। ठीक है, तो किससे रिलेट करता है? वो यूकैरियोट से करता है, और ट्रांसक्रिप्शन में ही वो रिलेट कर रहा है। ये इनिशिएशन कोडॉन और टर्मिनेटिंग कोडॉन आते हैं ना? ठीक है, नहीं अभी हम पढ़ेंगे उनको, वो जेनेटिक कोडोन में, वो अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सीक्वेंस होगा वो स्टार्टिंग में होगा ऐसे। ठीक है, और टाटा इसका बॉक्स अनदर, इज एक्टिंग एज ए सर्विंग। इट्स सर्विंग एज अ बाइंडिंग लोकेशन फॉर अ प्रोटीन। मतलब क्या है, जो न्यूक्लियोटाइड अटैच होंगे, ठीक है, उसके लिए बाइंडिंग लोकेशन की तरह, स्टार्टिंग पॉइंट की तरह एक्ट करेगा ये। जैसे आरएनए पॉलीमरेज हुआ, वहां पे प्रोकैरियोट्स में सिग्मा फैक्टर लग रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होंगे ना, ये वाले, ये होंगे ऐसे TA। ठीक है, तो स्टार्टिंग वालों को हम ऐसे टाटा बॉक्स, ऐसे TA है ये, थाइमिन एडेनिन थाइमिन एडेनिन ऐसे हैं ये। ठीक है, ओके। बट ऐसे बोल देते हैं हम टाटा बॉक्स। ठीक है, और इनके बारे में बताया था गोल्डबर्ग और हॉगनेस ने। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे कि ये जो आपके पास इनिशिएशन होती है, न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं, उससे पहले जो स्टार्टिंग के न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो ये होते हैं TA। ठीक है, तो इसके बारे में बताया था गोल्डबर्ग, इसलिए इसको गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स भी बोल देते हैं, इसी को ही। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, तो हमने आपके पास बेसिकली क्या कर लिया था, ट्रांसक्रिप्शन कर ली थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपके पास किसकी? ट्रांसलेशन की। ठीक है, और उसके बाद मैं बात करूंगी जेनेटिक कोड की। ठीक है, तो पहले मैं बात कर लेती हूँ आपके पास किसकी? ट्रांसलेशन प्रोसेस की। ठीक है, तो जो आपके पास ट्रांसलेशन प्रोसेस है, उसमें जो मेन फंक्शन परफॉर्म करता है वो कौन करता है? टीआरएनए। ठीक है, तो इसमें जो मेन फंक्शन परफॉर्म करेगा वो कौन करेगा? टीआरएनए की फुल फॉर्म होती है आपके पास ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, और इसको क्या बोल देते हैं? और इसको बोलते हैं SRNA। ठीक है, टीआरएनए को और क्या बोला जाता है? SRNA। SRNA का मतलब फुल फॉर्म हुई इसकी सॉल्युबल आरएनए। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है आपके पास? स्मॉल आरएनए है जिसकी लेंथ अबाउट, इट इज अ स्मॉल आरएनए लेंथ ऑफ 70 to 85 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, विच इज फोल्डेड ओवर इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर हम 2D में इसका स्ट्रक्चर देखें तो आपको ऐसे लगता है क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। किसका? टीआरएनए का। ठीक है, और 3D में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो इन्वर्टेड एल की तरह दिखता है।
ठीक है। अब जो आपके पास टीआरएनए है उसमें डिफरेंट साइट्स होती हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ। ऐसे। ठीक है। तो ये जो आपके पास, इसमें भी क्या होगा, एक आपके पास 5' एंड होगा और एक ये कि आपके पास 3' एंड। ठीक है। ये जो 3' एंड है, यहाँ पे जो साइट होती है वो आपके होती है अमाइनो एसिड को अटैच करने की साइट। अमाइनो एसिड अटैचिंग साइट कहाँ पे होगी? 3' एंड पे। तो अमाइनो एसिड्स कहाँ पे अटैच करेंगे? 3' एंड पे अटैच करेंगे। ठीक है। और साथ में जो आपके पास टीआरएनए है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसको अडेप्टर आरएनए भी बोला जाता है। ठीक है। तो ये क्या काम करेगा? एक साइड पे अमाइनो एसिड्स को अटैच करेगा, एक साइड पे इसका एमआरएनए होगा। ठीक है। तो दो चीजों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है। देखो इसमें जो ये वाला लूप है, लास्ट वाला लूप, इसको हम बोलते हैं एंटीकोडोन। इसको हम बोलते हैं एंटीकोडोन लूप। ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? यहाँ पे प्रेजेंट होंगे एंटीकोडोन। ठीक है। एंटीकोडोन कौन? एंटी मतलब अगेंस्ट। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या है? एमआरएनए है। ठीक है, जो कहाँ से आया? न्यूक्लियर पोर्ट से बाहर आएगा। अब यहाँ पे जो सीक्वेंस होंगे, ठीक है, उससे अपोजिट सीक्वेंस कहाँ पे होंगे? यहाँ पे। ठीक है। इसीलिए क्या बोला इसको? इसलिए इसको बोला एंटीकोडोन लूप। ठीक है। ये है आपके पास राइबोसोमल बाइंडिंग साइट। ठीक है। और ये है, इसको बोला जाता है एडेनिन एडेनिन टीआरएनए बाइंडिंग साइट, सिंथेटेस बाइंडिंग साइट। ठीक है। बट इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो अमाइनो एसाइलेशन होगी वो कौन से एंड पे होगी? 3' एंड पे होगी। ठीक है। और एक आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, एंटीकोडोन लूप के बारे में। ठीक है। हम बेसिकली इन दोनों का ही फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। बाकी हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली, इससे पहले हम थोड़ा सा आपके पास बात करते हैं जेनेटिक कोड की। इतना क्लियर है आपको? ठीक है। तो ट्रांसलेशन में बेसिकली हम किसका रोल देखेंगे? टीआरएनए का रोल देखेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए? जो एंटीकोडोन्स हैं, ठीक है, उनके बारे में। तो यहाँ पे मतलब हमें किसके बारे में पता होना चाहिए? पहले कोडोन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। तभी हम क्या कर सकते हैं? तभी हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है। इसीलिए पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फिर जेनेटिक कोड की। ठीक है। तो जेनेटिक कोड के बारे में बेसिकली जो आपके पास जेनेटिक कोड होता है वो कैसा होता है? ट्रिपलेट होता है। ठीक है। मतलब जब भी आप सिक्वेंसिंग पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? ऐसे ट्रिपल फॉर्म में पढ़ो। ठीक है। जैसे यहाँ पे AUG है, ठीक है, GUG है। ठीक है। तो इस सिक्वेंसिंग में आप क्या पढ़ोगे? जेनेटिक कोड को पढ़ोगे। ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। ठीक है। फर्स्ट, सबसे पहले
जो आपके पास जेनेटिक कोड है, ठीक है, इसके बारे में बताया था। जेनेटिक कोड दिया किसने था? गिवन बाय, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, जॉर्ज गैमो ने। ठीक है, इन्होंने किसके बारे में बताया था? जेनेटिक कोड के बारे में बताया था। ठीक है, और कैसा जेनेटिक कोड? ट्रिपलेट। ठीक है, तो बेसिकली जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं उनको कोड करने के लिए इन्होंने किसके बारे में बताया था? यहाँ पे 64 इन्होंने कोडोन दिए थे। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो, ठीक है, AUG है। ठीक है, तो जितने भी आपके पास सिक्वेंसिंग है, ठीक है, उनके लिए, जैसे आपके पास एडेनिन, डॉट्स थाइमिन, के आगे क्या लिखा है आपने? गैमो, गैमो GAMOW। ठीक है, इन्होंने बताया था किसके बारे में? जेनेटिक कोड के बारे में। ठीक है, और जेनेटिक कोड में भी किसके बारे में? जो ट्रिपलेट कोड है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा कोड आया था? बेसिकली पहले इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले इन्होंने देखा था कि जो आपके पास अमाइनो एसिड्स हैं, कितने अमाइनो एसिड्स हैं? 20 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो उनको कोड करने के लिए अगर ये ऐसे कॉम्बिनेशन बना रहे थे कि अगर मैं 2 का कॉम्बिनेशन बनाऊं, ठीक है, 4 का कॉम्बिनेशन बनाऊं, ठीक है, तो इन्हें कैसे कॉम्बिनेशन बनाया था? 3 का कॉम्बिनेशन बताया था। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है आपके पास जो रीडिंग है, ठीक है, वो आप 3 कोडोन से करोगे। ठीक है, जैसे आपके पास जो नाइट्रोजन बेसिस है, जैसे एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, सेम। ठीक है, तो यहाँ पे है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे सीक्वेंसिंग में बनाया था। ठीक है, ए, अब हम RNA की बात करेंगे तो यहाँ पे टी को हटा देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यूरेसिल। अगर हमारे पास डीएनए था, डीएनए से डीएनए बन रहा था, तो हमारे पास क्या था? आपके पास एडेनिन को, एडेनिन के साथ कौन बाइंड कर रहा था? एडेनिन के साथ बाइंड करता था थाइमिन। बट इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है, जब आपके पास क्या हो रहा है? डीएनए से आरएनए बन रहा है। ठीक है, तो अगर आरएनए बन रहा है तो वैसे ही आपके पास जो mRNA है उसको कोड करके आपके पास क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगी। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? ट्रांसलेशन। और इसको क्या बोल देते हैं? हम ट्रांसक्रिप्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपके पास? एडेनिन के साथ कौन पेयर करता है? यूरेसिल। ठीक है, वो किसको रिप्लेस कर रहा है? थाइमिन को। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे उन्होंने क्या किया था? कॉम्बिनेशन बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा, जैसे ए कॉम्बिनेशन बन गया, यहाँ से ए और ए, ट्रिपलेट कोड का कॉम्बिनेशन बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट कोडोन कैसे बन जाएगा आपके पास? ए और जी। ठीक है, ऐसे ए और टी की जगह यहाँ पे आएगा यू। ठीक है, और यहाँ पे ए और सी। ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया था? कॉम्बिनेशन बनाए थे। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन अब इन्होंने फाइंड आउट किया कि जो आपके पास हर कोडोन है, ठीक है, जो ट्रिपलेट कोडोन है वो क्या कर रहा है? वो किसी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, कोड फॉर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। ठीक है, एक जो कोडोन है वो किसी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। ठीक है, बट साथ में इन्होंने नोटिस किया कि जो आपके पास कुछ जो आपके पास क्या थे? अमाइनो एसिड्स थे। ठीक है, जैसे मेरे पास फिनाइल एलानिन है, फिनाइल एलानिन। ठीक है, उसमें क्या था कि जो आपके पास कोडोन है, तो यू 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 भी आपके पास किसके लिए?
ये जो कोडोन है वो किसके लिए कोड करता है? फिनाइलएलानिन के लिए कोड करता है, ठीक है। और दूसरा कोडोन आपके पास कौन सा है? यूयूसी, ये भी किसके लिए कोड कर रहा है? फिनाइल एलानिन के लिए कोड कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने नोट किया आपके पास कि जो एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, उसके लिए एक से ज्यादा कोडोन क्या कर सकते हैं? कोड कर सकते हैं, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डीजेनरेसी। समझ आई बात? तो यस मैम, डीजेनरेट। ठीक है, तो डीजेनरेसी क्या हो गया आपके पास? अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डीजेनरेसी, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी कोडोन की आपके पास? डीजेनरेसी। सेकंड क्या है आपके पास? अब देखो, हमेशा जब यू 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 होगा तो हमेशा वो एक की चीज के लिए, एक ही अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा, फिनाइल एलानिन के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये किसी और के लिए कोड नहीं करेगा, ठीक है। मतलब यू, अगर मैं सिंगल की बात करूं इसमें, ठीक है, सिंगल क्या है मेरे पास? जैसे यू 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 है, ठीक है, ये यू यू सी है, ठीक है। तो ये किसके लिए कोड कर रहे हैं? ये सिर्फ किसके लिए कोड कर रहे हैं? जैसे आपके पास यू यू है, वो कोड कर रहा है फिनाइल एलानिन के लिए, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है एन एम्बिग्विटी। समझ आई बात है? ठीक है, तो एन एम्बिग्विटी समझ गए? जब आपके पास क्या हो रहा है, मतलब ये इसके लिए ही कोड करेगा हमेशा, ठीक है। जब आपके, अब जो एक अमाइनो एसिड है, वो जो एक कोडोन है वो सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा। वन कोडोन कोड फॉर ओनली वन अमाइनो एसिड, वन कोडोन कोड फॉर ओनली वन अमाइनो एसिड, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? एन एम्बिग्विटी, ठीक है। तो कई बार आपके पास ये दो पूछ लिए जाते हैं कि डीजेनरेसी क्या होता है, क्योंकि ये कंफ्यूजन करने वाले हैं, ठीक है। और एन एम्बिग्विटी क्या होता है? तो डीजेनरेसी आपके पास क्या होता है? जो आपके पास अमाइनो एसिड है, एक अमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन से कोड हो सकता है, ठीक है। बट एक कोडोन सिर्फ किसके लिए कोड करेगा? एक ही अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोल देते हैं हम? एन एम्बिग्विटी। इतना क्लियर है? बताओ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब देखो, जब भी आपके पास जो कोडोन लिखेंगे, ठीक है, कोडोन का हमें पता लग गया, कोडोन कैसे होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आपके पास ट्रिपलेट होते हैं और कैसे होंगे? नो पंक्चुएशन मार्क, ठीक है। कोडोन के बीच में क्या होता है? कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, जैसे आप कोडोन लिख रहे हो, ठीक है, तो जैसे मैंने मान लो ए यू जी ऐसे लिखना है, तो मैं सिर्फ ऐसे लिखूंगी, ऐसा नहीं इसके बीच में कॉमा लगाऊंगी, ठीक है, या फुल स्टॉप लगा दूंगी लास्ट में, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होता है? कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है आपके पास? जो आपके पास क्या होगा? जो जेनेटिक कोड होता है वो कैसा होता है? यूनिवर्सल, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी है आपके पास कि जो आपके पास जेनेटिक कोड है, ठीक है, उसका क्या हो सकता है? डुअल फंक्शन हो सकता है, ठीक है। जेनेटिक कोड मतलब आपके पास जो कोडोन है उसका क्या हो सकता है? डुअल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम बात करते हैं आपके पास AUG की, ठीक है। AUG की है आपके पास, ये है आपके पास इनिशिएशन कोडोन या स्टार्ट कोडोन, ठीक है। मतलब AUG क्या करेगा? एक तो किसी भी प्रोसेस को क्या करवाएगा? इनिशिएट करवाएगा, तो इसलिए क्या बोल दिया इसको? इनिशिएशन,
ठीक है, तो आपके पास एक तो इनिशिएटर या स्टार्ट कोडोन की तरह काम कर रहा है ये। दूसरा जो आपके पास एयूजी है वो किसके लिए कोड करेगा, ये आपके लिए कोड करेगा जो आपके पास अमाइनो एसिड है मिथायोनिन। ठीक है, तो आपके पास उसके लिए भी कोड कर रहा है, मतलब इसकी दो प्रॉपर्टी होगी। एक तो ये क्या कर रहा है, अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। दूसरा ये क्या कर रहा है, किसी भी प्रोसेस को यहाँ पे आपके पास ट्रांसलेशन को क्या करवा रहा है, स्टार्ट करवा रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या बोल देते हैं इसको, स्टार्ट कोडोन बोल देते हैं, स्टार ही लिखते हैं। ठीक है, तो आपके पास स्टार्ट कोडोन कौन सा हो गया, एयूजी। और बट इसकी कैसी प्रॉपर्टी है, डुअल प्रॉपर्टी रहेंगी। आपके पास क्या करेगा ये, एक तो कोड भी करवा रहा है अमाइनो एसिड के लिए, या पास अमाइनो एसिड के लिए कोड भी करेगा और इनिशिएटर कोडोन की तरह काम भी करेगा। ठीक है, और आपके पास ऐसे कोडोन भी होते हैं, ठीक है, जिनके लिए जो किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। ठीक है, उनको बोला जाता है स्टॉप कोडोन। ठीक है, जैसे आपके पास यूएए, यूएजी, सॉरी, यूएजी, ठीक है, और यूजीए, यूजीए, तीन कोडोन है आपके पास, यूएए, यूएजी और यूजीए। ठीक है, इन तीनों को क्या बोला जाता है, इन तीनों को बोला जाता है स्टॉप कोडोन। ठीक है, और आपने एक चीज याद रखनी है कि जो आपके पास स्टॉप कोडोन है वो किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करेंगे। ठीक है, डज नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। ठीक है, तो आपके पास स्टॉप कोडोन कौन से होते हैं, कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आपके पास स्टॉप कोडोन और स्टार्ट कोडोन। ठीक है, तो एयूजी आपके पास स्टार्ट कोडोन की तरह काम करता है। ठीक है, और आपके पास कुछ ऑर्गेनिज्म में जो जीयूजी है वो भी स्टार्ट कोडोन की तरह काम करता है। ठीक है, वो कोड किसके लिए करता है, वैलिन के लिए करता है, बट कहीं में वो क्या करता है, स्टार्ट कोडोन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो अगर आपके पास स्टार्ट कोडोन की ऑप्शन है और वहां पे एयूजी नहीं है और उसकी जगह पे जीयूजी है, तो वो भी आपके पास स्टार्ट कोडोन की तरह एक्ट कर देता है और वैलिन को कोड करता है वो। इतनी बात क्लियर होगी, स्टार्ट और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टार्ट और स्टॉप कोडोन। ठीक है, तो स्टॉप कोडोन किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करेंगे, और जो आपके पास स्टार्ट कोडोन है वो कौन सा है, एयूजी है, जो मिथायोनिन के लिए कोड करता है। साथ साथ में क्या करता है वो, आपके पास स्टार्ट कोडोन की तरह एक्ट करता है। If these both are act as the initiation codons, AUG and GUG, हम्म, ऑप्शन आता है तो ठीक, दोनों बोले जाते हैं इसके, AUG एंड हाँ, GUG। अगर आपके पास दोनों ऑप्शंस है, मैं ये बोल रही हूँ अगर दोनों ऑप्शंस है तो दोनों ठीक है। बट अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है मान लो, और उसकी जगह पे जीयूजी ऑप्शन है, तो वो क्या है आपके पास, सही है, मतलब इनिशिएशन कोडोन के लिए। समझ आएगा तो, ठीक है, और जीओजी कोड किसके लिए करता है, अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो किसके लिए कोड करता है, वैलिन के लिए, मतलब अमाइनो एसिड है आपके पास वैलिन, उसके लिए कोड करता है। ठीक है, देखो इस चार्ट को मैं बनवा दूं आपको या फिर कुछ ज्यादा No, गंदा। ma'am. I think there is no need if others ठीक are है, तो मैं comfortable. सिंपल आपके पास, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बता देती हूँ, फिर आपको जस्ट इसको फिल ही करना होता है। थोड़ा मैं क्लियर बना देती हूँ, ज्यादा गंदा बन गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्या है, यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे, आपके पास कोडोन जैसे आपके पास क्या है, यूरेसिल, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है, एडेनिन, साइटोसिन, किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हो आप। ठीक है, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ उनको। ठीक है, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, मतलब किसी भी सीक्वेंस में लिख सकती हूँ। ठीक है, सेम, पर जैसा मैं ऐसे यहाँ पे लिखूंगी वैसा ही मैंने यहाँ पे लिखना है, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन। ठीक है, अब इसी सीक्वेंस में मैं इनको लिखूंगी ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 4 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगी मैं, यहाँ पे यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन। ठीक है, तो मेरे पास कोड बनेंगे, वो कैसे बनेंगे, यहाँ पे बन जाएगा यू यू यू
ये यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा यू यू सी, ठीक है, यू यू ए और यू यू जी, ठीक है। तो ऐसे मैं सबके लिए क्या कर सकती हूँ, कोड कर सकती हूँ। अब जो आपके पास यू 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 है वो किसके लिए कोड करता है, फिनाइल एलेनिन के लिए। यू यू सी भी आपके पास किसके लिए कोड करता है, फिनाइल एलेनिन के लिए। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, फिनाइल एलेनिन के लिए कोड कर रहे हैं, ठीक है। और यू यू ए और यू यू जी दोनों किसके लिए कोड करते हैं, ल्यूसीन के लिए, एलयू के लिए, ठीक है। एलयू स्टैंड फॉर ल्यूसीन, ये आपके पास अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। तो ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपके पास प्रॉपर्टीज आपको क्लियर है। ट्रिपलेट नेचर का होता है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, नो पंक्चुएशन मार्क, नो कॉमा, ठीक है। स्पेसिफिक होता है और एनएम्बिग्यूटी शो करता है। स्पेसिफिक मतलब किसी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा, ठीक है। यूनिवर्सैलिटी होती है, ठीक है। बट जो आपके पास कोड है वो यूनिवर्सल तो रहता है, बट इसमें एक्सेप्शन रहती है, ठीक है। जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के केस में और प्रोटोजोन एंड वायरल जीन के केस में, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, ये वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें एक्सेप्शन, ऐसे तो आपके पास क्या रहेगा, यूनिवर्सल रहेंगे जेनेटिक कोड, कि जो मेरे लिए, जैसे यू यू ए है, मैंने क्या बोला, मैं बात कर रही हूँ यूनिवर्सल जेनेटिक कोड, प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ कि कैसे होती है, यूनिवर्सैलिटी होती है, ठीक है। मान लो मेरे पास अगर ए यू जी है मेरी बॉडी में, ठीक है, किसकी तरह, किसके लिए कोड कर रहा है, मिथायोनिन के लिए कोड कर रहा है, ठीक है। या फिर यू यू है, किसके लिए कर रहा है, फिनाइल एलानिन के लिए कोड कर रहा है। तो बाकी सभी ऑर्गेनिज्म में भी किसके लिए करेगा, फिनाइल एलानिन के लिए ही करेगा और मिथायोनिन के लिए ही कोड करेगा, ठीक है। बट एक्सेप्ट, ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शन रहती है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, अपना डीएनए होता है, इसलिए क्या बोला जाता है इसको, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली बोला जाता है, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, तो अपना प्रोटीन बना सकती है ये, ठीक है। तो इसमें आपके पास जीन क्या है, वो वेरी कर सकते हैं, हो सकता है इसमें एयूजी किसी और चीज के लिए कोड कर रहा हो, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक्सेप्शन याद करनी है। दूसरी एक्सेप्शन हो सकती है प्रोटोजोन्स में भी आपके पास वेरी कर सकता है, और अगर कोई वायरल जीन है, ठीक है, वायरसेस में, इन तीनों में ये आपके पास एक्सेप्शन रहेगी। बाकी आपके पास जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, सब में आपके पास जो एयूजी है वो मिथाइलिन के लिए ही कोड करेगा। प्रोटोजोन के लिए आपके पास, प्रोटोजोन माइटोकॉन्ड्रियल वायरल जीन में, एयूजी किसी और के लिए भी कोड कर सकता है। क्लियर है? ठीक है। तो आप, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखो इसमें आपके पास गैमो के अलावा, गैमो ने क्या बताया था, जेनेटिक कोड के बारे में बताया था, ठीक है। बट इसके अलावा जो साइंटिस्ट थे, नीरनबर्ग हो गया, ठीक है, खुराना हो गया, ठीक है, इन्होंने भी क्या बताया था, इन्होंने भी थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन करी थी, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें साइंटिस्ट के नाम बता देती हूँ जिन्होंने, ठीक है। तो जो आपके पास जेनेटिक कोड थे उसके बारे में आपके पास नंबर ऑफ साइंटिस्ट के जो एफर्ट्स थे वो लगे थे, ठीक है। मतलब पहले आप, अगर हम बात करें तो पहले जो जेनेटिक कोड है, ठीक है, इसमें आपको सिर्फ नाम ही याद रखने हैं, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आपने एक याद नाम रखना है, सेवरो ओका, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक एंजाइम बनाया था जिसका नाम था सेवरो का एक एंजाइम, ठीक है। और ये एंजाइम क्या करता है आपके पास, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इसने किसके बारे में बताया था, इसने बताया था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेशन,
ठीक है। इसमें ये आपके पास क्या करता है, हेल्प करता है। इसका मतलब क्या है, आपके पास जो ओ का एंजाइम है ये क्या करता है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट पॉलीमराइजेशन करवा सकता है। समझ आई बात? ये क्या करवा सकता है, इट हेल्प्स इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट पॉलीमराइजेशन, इंडिपेंडेंट पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। ठीक है। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट पॉलीमराइजेशन का क्या मतलब है, हमारे पास क्या होता है, एक आपके पास डीएनए सीक्वेंस होता है। ठीक है। डीएनए का जो आपके पास, हमने क्या बोला, जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें जो डीएनए के पास कितने स्टैंड होते हैं, 2 स्टैंड होते हैं। ठीक है। तो एक स्टैंड किसकी तरह काम करता है, टेम्पलेट की तरह काम करता है, और इस टेम्पलेट को रीड करके आपके पास आरएनए बनता है। यही पढ़ा है हमने ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है। तो जो आपके पास सेवरो का एंजाइम था, वो ऐसा एंजाइम था जो क्या कर रहा था, डीएनए के बिना ही, टेम्पलेट के बिना ही क्या बना सकता था, ऐसे एमआरएनए बना सकता था। ठीक है। डिजायर्ड कोई भी सीक्वेंस का आरएनए बना सकता था वो, जैसे ए हो गया, यू हो गया, जी हो गया, सी हो गया। ठीक है। सी हो गया, ए हो गया, यू हो गया। ठीक है। तो विदाउट किसके, विदाउट टेम्पलेट। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट था ये टेम्पलेट के। ठीक है, कि विदाउट टेम्पलेट क्या करवा सकता था, ये पॉलीमराइजेशन करवा सकता था। समझ आई बात? ठीक है। इसका यूज करके जो हमारे पास सेकंड साइंटिस्ट थे वो थे खुराना। ठीक है। तो इन्होंने इसका बेसिकली, इसका यूज करके इन्होंने सिंथेसाइज किए थे आपके पास होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स। ठीक है। किसका यूज करके, इसका, इस एंजाइम का यूज करके, सेब्रो का एंजाइम का यूज करके इन्होंने क्या बनाया था, होमोपॉलीमर्स। ठीक है। और क्या बनाए थे, कोपॉलीमर्स। ठीक है। होमोपॉलीमर्स क्या होंगे, जो आपके पास सेम सीक्वेंस के थे, होमो मतलब सेम। ठीक है। सेम सीक्वेंस, जैसे यू 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 यू, ऐसे सीक्वेंस हो गया, यू यू यू। ठीक है। और कोपॉलीमर जैसे यू जी, ऐसे ऐसे सीक्वेंस हो गया। ठीक है। जिसमें आपके पास डिफरेंट पॉलीमर हैं और होमोपॉलीमर्स। ठीक है। किसकी हेल्प, एंजाइम की हेल्प से, सेवरो का एंजाइम की हेल्प से। ठीक है। और सेवरो ओका एंजाइम के बारे में किसने बताया था, सेवरो ओका ने बताया था, इसके बेसिस पे इसका नाम पड़ा है। ठीक है। और ये जो एंजाइम है वो क्या कर सकता है, टेम्पलेट फ्री पॉलीमराइजेशन करवा सकता है। ठीक है। इतना क्लियर है आपको? यस ठीक है। मैम। तो आपने सिर्फ ये दो आपके पास साइंटिस्ट हैं, इन दोनों का याद रखना है। ठीक है। और आपने एक और आपके पास साइंटिस्ट थे, नीरनबर्ग। नीरनबर्ग। ठीक है। इन्होंने सिंथेसाइज किया था पॉलीयूरिडाइल एसिड। ठीक है। पॉली यू आर एन ए किया था, जो आपके पास बैक्टीरिया में क्या करवा सकता था, अमाइनो एसिड्स को ऐड करवा सकता था। ठीक है। बट आपने इसको याद नहीं रखना है, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो आपके पास जेनेटिक कोड है, ठीक है, वो फर्स्ट किसने बताया था, फर्स्ट टाइम उसके बारे में बताया था जॉर्ज गैमो ने। साइंटिस्ट पूछ लेते हैं आपसे कई बार। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम किसने बताया था, जॉर्ज गैमो ने बताया था। इसके अलावा, ठीक है, 3 साइंटिस्ट थे। ठीक है। सेवरो का, खुराना और निरनबर्ग। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, डिस्फर किया था जेनेटिक कोड के बारे में, डिस्फर द जेनेटिक कोड। ठीक है। बस आपने इतना सा याद रखना, हो जाएगा इतना। निरनबर्ग लिखा है ना? ठीक है। तो इन तीनों ने मिलके डिस्फर किया था जेनेटिक कोड को। इतना क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखो, आपको पता लग गया जो आपके पास कोडोन है। ठीक है। मान लो मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। ठीक है। ये मेरे पास डीएनए है, इसमें से सीक्वेंस है, ये इसका 3' एंड है, ये इसका 5' एंड है। तो आपके पास नया आरएनए कैसे बनेगा, 5' टू
3 डैश डायरेक्शन में बनेगा। अब यहाँ पे अगर ए सीक्वेंस है तो यहाँ पे क्या लगेगा यू, यहाँ पे जी है तो सी, ठीक है, यहाँ पे ए यू सी जी, ऐसे आपके पास सीक्वेंसिंग होगी, ठीक है। बट अगर आपके पास इनिशिएशन हो रही है तो इनिशिएशन के लिए जो फर्स्ट कोडॉन होगा वो कौन सा होगा? इनिशिएशन के लिए आपके पास यहाँ जो कोडॉन होगा वो कौन सा होगा? यहाँ पे होगा AUG, मिथायोनिन, ऑलवेज मिथायोनिन, ठीक है। और यहाँ पे इसके अपोजिट कौन सा होगा? अब RNA बन रहा है तो यहाँ पे याद रखना है यू, तो यहाँ पे होगा UAC, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपके पास, जब हम बात करेंगे ट्रांसलेशन की, तो यहाँ पे एंटी कोडोन लूप में कौन सा कोड होगा? एंटी कोडोन लूप में जो आपके पास फर्स्ट कोडोन होगा वो कौन सा होगा? देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास mRNA है तो यहाँ पे फर्स्ट कौन सा होगा? AUG, मिथायोनिन होगा। तो यहाँ पे एंटी कोडोन पे कौन सा होगा? यहाँ पे इससे उल्टा UAC होगा। आई बात समझ में? ये बोल रही हूँ, ठीक है। तो आपको इसमें जो आपके पास जेनेटिक कोडोन है, ठीक है, जेनेटिक कोडोन में आपको याद रखना है, किसने बताया था? गैमो ने बताया था। इसके अलावा सेवरोका, खुराना और नीरनबर्ग ने, तीनों ने मिलकर डिस्फर किया था जेनेटिक कोड को। जेनेटिक कोड कैसा होता है? ट्रिपलेट होता है, यूनिवर्सल होता है, उसमें एनएम्बिग्यूटी क्या होता है, और जो डिजनरेसी है वो, और स्टार्टिंग और जो आपके पास स्टॉप कोडोन होते हैं। बस आपको यही याद रखना है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आपके पास ट्रांसलेशन की, ठीक है। तो ट्रांसलेशन में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है एमाइलेशन ऑफ टीआरएनए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ आपके पास? यहाँ पे मेरे पास क्या था? ये मेरे पास सेल है, ठीक है, ये मेरे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या हुई? ट्रांसक्रिप्शन हुई। ये मेरे पास क्या है? न्यूक्लियोपोर है, ठीक है। अब जो mRNA है वो कहाँ पे बना? यहाँ पे बना, ठीक है। अब ये यहाँ से कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म में। तो ट्रांसलेशन कहाँ पे हो रही है? अगर लोकेशन पूछूं ट्रांसलेशन की, ठीक है, तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? ट्रांसलेशन होगी साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में ये है मेरे पास mRNA, ठीक है। तो mRNA के साथ क्या होगा? जो आपके पास साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ऐसे राइबोसोमल यूनिट्स होती हैं, पर ये यूनिट्स एक दूसरे से अटैच नहीं होती हैं, ठीक है। और आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स में कितना राइबोसोम होता है? 70s, और यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम होता है, ठीक है। जिसमें उसकी जो यूनिट्स होती हैं, ठीक है, लार्जर यूनिट होती है 60s और स्मॉलर यूनिट होती है 40s, ठीक है। ये आपको आई होप क्लियर होगा वैसे, ठीक है। तो ये P फॉर प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट्स में कौन सा राइबोसोम होता है? 70s राइबोसोम, जिसमें जो लार्जर यूनिट होती है वो होती है 50s, एस फॉर सेडवर्ग्स यूनिट, ठीक है, और ये होती है 30s, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरे पास यू कैरियोट्स हैं, ठीक है, यू कैरियोट्स में होता है आपके पास 80s राइबोसोम, ठीक है। इसमें क्या है? एक यूनिट होती है, वो होती है 60s लार्जर यूनिट, और स्मॉलर यूनिट होती है 40s, ठीक है। तो ये मेरे पास है लार्जर और ये है स्मॉलर यूनिट, ठीक है। अब देखो, पहले जो आपके पास जब साइटोप्लाज्म होता है तो उसमें क्या होता है? ये दोनों ऐसे अटैच नहीं होते हैं, ठीक है। जब इन्होंने ट्रांसलेशन करनी है तभी ये यूनिट्स अटैच होंगे, अदरवाइज ये यूनिट ऐसे पड़ी होती है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जैसे ही mRNA आता है तो सबसे पहले कौन एनकाउंटर करता है? सबसे पहले mRNA को एनकाउंटर करती है स्मॉलेस्ट यूनिट। कौन सी यूनिट करेगी? स्मॉलेस्ट यूनिट करेगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब जब स्मॉलेस्ट यूनिट करेगी उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे mRNA पे क्या होगा? सीक्वेंस होगा। फर्स्ट सीक्वेंस क्या होगा इसका? AUG सीक्वेंस होगा, ठीक है। पहले स्मॉलर यूनिट एनकाउंटर करेगी, फिर कौन सी करेगी? फिर करेगी लार्जर यूनिट, ठीक है। अब जो लार्जर यूनिट होती है उसमें क्या होता है? ऐसे 3 साइट्स होती हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। एक होती है आपके पास ई साइट मतलब एग्जिट साइट, ठीक है।
ये होती है हमारे पास पी साइट मतलब पेप्टाइड साइट, ठीक है, और ये होती है हमारे पास ए साइट मतलब अमाइनो एसाइलेशन साइट, ठीक है। तो ए साइट क्या बोलते हैं हम, अमाइनो एसाइलेशन साइट, ठीक है, मतलब यहाँ पे अमाइनो एसिड्स अटैच करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पी साइट है, पी साइट को क्या बोल देते हैं, पेप्टाइड साइट, पेप्टाइड साइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट आपके पास आएगा टीआरएनए, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म में टीआरएनए है वो क्या करेगा अपने साथ, जैसे मेरे पास क्या था, ऐसे मेरे पास टीआरएनए, ठीक है, तो ये क्या करेगा अपने जो 3' एंड है, ठीक है, वहां पे इसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच होगा, यहाँ पे इसके साथ अटैच होगा अब अमाइनो एसिड, ठीक है, क्लियर है। इसको हम बोल देते हैं अमाइनो एसाइलेशन, ठीक है, या फिर चार्ज टीआरएनए, ठीक है। चार्ज टीआरएनए का मतलब क्या है, इसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच हो गया, अब अमाइनो एसिड्स वाला ग्रुप अटैच हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज टीआरएनए होगा वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है, ऐसे होता है ये, ठीक है। तो एक इसके क्या होता है, एक इसका 3' एंड है और एक 5' एंड है, तो 3' एंड पे क्या लगेगा, इसका अमाइनो एसिड वाला ग्रुप लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे मान लो यहाँ पे जो सीक्वेंस है, ठीक है, वो कैसा है आपके पास, AUG, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास जो एंटीकोडोन होगा वो कौन सा होगा, UAC होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या होगा, जब भी यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगी उसके बाद ये क्या करेगा आपके पास, ये जो यूनिट है, ये यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसे शिफ्ट हो जाएगी आगे वाली साइड को, ठीक है। और ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ को शिफ्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है तुम लोगों को, हेलो, मैं ऑडिबल हूँ, यस मैम। मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है, देखो ये मेरे पास ये हो चार्ज रहा है, यूनिट है, हाँ जी, प्रोकैरियोट्स में आपके पास प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ये सिमिलर दोनों ही में, रहेगा हाँ। इस, हाँ, ओके ओके इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा ज्यादा प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स, ठीक है। जहां पे ये चीज होगी वहां पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि ये आपके पास प्रोकैरियोट्स में है या यूकैरियोट्स में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे 3 साइट्स हैं, ठीक है। एक साइट है मेरे पास एग्जिट साइट ई, पेप्टाइड साइट, 4 बना दी मैंने, ठीक है, और एक होगी मेरे पास अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब जो मेरे पास टीआरएनए है, पहले क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स होगी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। अब एक्टिवेशन कैसे होगी, और एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड में जो आपके पास मिनरल होता है वो होता है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ठीक है। एंड किसका यूज करेंगे, वो ATP का यूज करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो अमाइनो एसिड होगा वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, टीआरएनए के साथ अटैच हो जाएगा स्पेसिफिक साइट पे, ठीक है। और इसके लिए जो एंजाइम यूज होगा, ठीक है, अटैचमेंट के लिए जो एंजाइम यूज होगा उसको हम बोलेंगे अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस, इसको क्या बोला हमने, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस। अब ये क्या बोल रहा है आपके पास, मैंने क्या बोला, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड ATP, ATP क्या देगा, हमें एनर्जी देगा। मेरे पास क्या है, ये मेरे पास टीआरएनए है, ठीक है। तो इसको बार बार बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ लो आप, ये मेरे पास टीआरएनए है, क्लियर ठीक है। क्लियर है मैम। तो ये जो टीआरएनए की ये आपके पास 5' एंड है और ये कौन सा है, 3' एंड है।
3 डैश एंड पे किसका यूज होगा यहाँ पे? मैग्नीशियम का और एटीपी का यूज करके, और कौन से एंजाइम का? अमाइनो एसाइल टीआरएनए प्लस नहीं है, ये टीआरएनए लिखा है, टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम का यूज करके जो आपके पास टीआरएनए है उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा? यहाँ पे अमाइनो एसिड ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है, समझ आएगा बात? ठीक है, यस। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, जो आपके पास टीआरएनए है, ठीक है, वो क्या हो गया? अभी चार्ज हो गया। ठीक है, मतलब इसमें अमीनो एसिड का ग्रुप अटैच हो गया तो ये क्या हो गया? चार्ज हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेकंड स्टेप होता है आपके पास इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब जो क्या करेगा? स्टार्टिंग करेगा। ठीक है, इसको क्या बोलूंगी मैं? चार्ज्ड टीआरएनए। ठीक है, अब जो इनिशिएशन होता है उसके लिए फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। इनिशिएशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इनिशिएशन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब इनिशिएशन फैक्टर आपके पास क्या होते हैं प्रोकैरियोट्स में? यहाँ पे पहले मैं आपको सिंपल समझा रही थी, ठीक है, फिर मैं बताती है। जो आपके पास प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें क्या होता है? ऐसे होता है इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2, मतलब जो इनिशिएशन करवाते हैं सिंपल, इनिशिएशन फैक्टर 3। ठीक है, और ऐसे अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में ऐसे 9 फैक्टर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं? 3 है और यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो ये ऐसे होगा, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1। ऐसे कितने होंगे आपके पास? 1 2 3 4, ऐसे 1 2, यूकैरियोट्स की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे 4। ठीक है, उसके बाद ये जो इनिशिएशन फैक्टर होंगे वो ऐसे होंगे आपके पास ए बी सी डी। यहाँ पे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर ए, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर बी, ठीक है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर सी, ऐसे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर डी। ठीक है, और एक होगा आपके पास यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर, फिर आपके पास होंगे 5, और यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 6। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या है? इनिशिएशन फैक्टर हैं जो क्या करवाएंगे? इनिशिएशन फैक्टर इनिशिएशन करवाएंगे, मतलब स्टार्टिंग करवा रहे हैं। ठीक है, अब जो आपके पास इनिशिएशन है, ठीक है, उसके लिए जो मेनली आपके पास इतने ज्यादा फैक्टर हैं, उसमें से जो मेनली आपके पास काम करता है, ठीक है, उसमें से आपके पास यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 है जो इनिशिएशन स्टार्ट करवाता है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर 3 है। ठीक है, बस इसमें और आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, और आपको इनिशिएशन फैक्टर याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है प्रोकैरियोट्स में 3 होते हैं, यूकैरियोट्स में 9 होते हैं, और यूकैरियोट्स में यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 है जो आपके पास ट्रांसलेशन करवाएगा आगे, और जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें क्या होगा? इनिशिएशन फैक्टर 3 है जो ट्रांसलेशन करवाएगा। ठीक है, तो ये किस कौन बेसिकली आपके पास तो इनिशिएशन फैक्टर क्या करवाएगा? जो आपके पास यहाँ पे ये प्रोसेस थी, ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 साइट्स बताई। अब यहाँ पे क्या होगा? आपके पास टीआरएनए अटैच होगा, मतलब जिसके पास क्या है? चार्ज टीआरएनए बोलूंगी मैं इसको। ठीक है, तो मैंने ऐसे बना दिया इसको। ठीक है, मेरे पास कैसा है? ये 3 डैश एंड है, और यहाँ पे क्या है मेरे पास? ए साइट है, तो यहाँ पे मेरे पास है ये चार्ज टी आर एन ए। ठीक है, तो ये कहाँ पे शिफ्ट होगा? आपके पास यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि क्या है, यहाँ पे चार्ज टीएनए, यहाँ पे होगा आपके पास एयूजी मिथाइनिन सीक्वेंस, उसके साथ क्या करेगा आपके पास? ये जो टीआरएनए है ये क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अब जैसे ही ये यहाँ को गया, अब यहाँ पे क्या होगा? आपके पास ये वाली साइट ओपन हो जाएगी, मतलब ये वाली साइट क्या हो जाएगी? अब खाली हो जाएगी। अब खाली कैसे होगी? अब ये मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, मूव कौन कर रहा है? आपके पास ये वाली यूनिट, जो लार्जर और स्मॉलर यूनिट्स हैं वो क्या करेंगे? आगे को मूव करेंगे, ऐसे ऐसे मूव कर जाएंगे वो। ठीक है, तो ये जो आपके पास ये होगा ये यहाँ पे आ जाएगा।
ये मेरे पास mRNA, इस पे क्या है AUG, ठीक है। ये मेरे पास लार्जर यूनिट, ठीक है। ये मेरे पास स्मॉलर यूनिट, ठीक है। इसमें 3 साइट्स, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो चार्ज डीएनए था, अब यहाँ पे ये जो यूनिट है वो कहाँ पे शिफ्ट कर गई, यहाँ से ये जो यूनिट है ये आगे को शिफ्ट कर जाएगी ऐसे, ठीक है। ये स्मॉलर यूनिट भी आगे को शिफ्ट कर जाएगी। तो आगे को शिफ्ट करेगी तो जो मेरे पास क्या होगा, ये जो मेरे पास ए साइट थी वो खाली हो जाएगी। अब यहाँ से साइटोप्लाज्म से फिर से जो आपके पास टीआरएनए है वो चार्ज होके फिर से कौन सी साइट पे आ जाएगा, ए साइट पे आ जाएगा। समझ आ रही है बात? यस मैम, क्लियर हो रही। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो चार्ज टीआरएनए है, यहाँ पे सिंपल बना दिया मैंने इसे, ये क्या मेरे पास चार्ज टीआरएनए है, ठीक है। तो ये अब चार्ज कैसे हो रहा है, ये आपके पास जो साइटोप्लाज्म है वहां से ये अमाइनो एसिड्स लग रहा है इसके 3 डैश एंड पे, ठीक है। तो उसको क्या बोल दिया मैंने, चार्ज टीआरएनए बोल दिया। तो चार्ज टीआरएनए कौन सी साइट पे आ जाएगा आपके पास, ए साइट पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच में मेरे पास एक चार्ज टीआरएनए था, मतलब यहाँ पे मिथायोनिन है, यहाँ पे मान लो आ गया वैलिन, ठीक है। तो क्या करेगा, यहाँ पे मेरे पास मिथायोनिन था। अब यहाँ पे जब यहाँ से वो यहाँ को शिफ्ट होगी, यूनिट शिफ्ट होती है, ठीक है। तो ये वाला जो कहाँ पे हो जाएगा, ये तो आपके पास यूनिट से बाहर हो जाएगा, मतलब एग्जिट कर जाएगा बाहर को, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे शिफ्ट होता जाएगा और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और बाहर निकलता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके पास 2 अमाइनो एसिड्स होंगे उनके बीच में ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा। समझ आया क्यों बोला इसको पेप्टाइड साइट, क्योंकि यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे आपके पास प्रोटीन की चेन बनेगी। आपके पास जो अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं, प्रोटीन क्या है आपके पास, चेन ऑफ अमाइनो एसिड, चेन या पॉलीमर ऑफ, सॉरी सिंपल लिखो, चेन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पे नया टीआरएनए चार्ज होके आ रहा है, ठीक है। वो यहाँ को जब यूनिट शिफ्ट होगी तो ये यहाँ को शिफ्ट हो रहा है। अब ये क्या कर रहा है आपके पास, इसके पास क्या होगा, कोई अमाइनो एसिड होगा जैसे सीरिन है, ठीक है। तो यहाँ पे आके ये क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ देगा और किसके साथ अटैच हो जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। और जो आपके पास खाली टीआरएनए बचेगा वो बाहर निकल जाएगा। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस कब तक चलता रहेगा, जब तक आपके पास लास्ट सीक्वेंस ना आ गया। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे UAA आ गया, ये क्या है मेरे पास स्टॉप कोडोन है, इसके लिए कोई अमाइनो एसिड ही नहीं है, ठीक है। आपके पास जो UAA है वो किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, जब आपके पास कोई टीआरएनए नहीं आ रहा है ए साइट पे, तो उस केस में क्या होगा, ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और जो आपके पास प्रोटीन चेन है वो रिलीज हो जाएगी। आई होप मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ, ठीक है। तो आपके पास जैसे पेप्टाइड, यहाँ पे पेप्टाइड ट्रांसफरेज हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है, ये आगे आगे यूनिट शिफ्ट कर रही है, ठीक है। तो वैसे वैसे आपके पास क्या होगा, इलोंगेशन होगी और लास्ट में लास्ट स्टेप का हो जाएगा आपके पास टर्मिनेशन। तो 3 ही स्टेप्स हैं इसमें, कौन कौन से, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। ये जो आपके पास यूनिट शिफ्ट हो रही है, ठीक है, और आपके पास नया अमाइनो एसिड अटैच हो रहा है, ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इलोंगेशन बोलेंगे, ठीक है। और लास्ट आपके पास जब स्टॉप कोडॉन आ गया तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, ये आपके पास टर्मिनेशन है। ये mRNA को लीव कर देता है ना फिर मैम? हाँ, उसके बाद जब आपके पास ये क्या हो गया पूरा, अगर इसकी ट्रांसलेशन हो गई, ठीक है, इसने कोड कर लिया, तो इसने क्या किया, इसके सीक्वेंस की यहाँ पे एक प्रोटीन बन जाएगी, ठीक है। और बाद में टर्मिनेशन पे ये प्रोटीन क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और ये प्रोटीन अपना एक्सप्रेशन शो करेगी आपके पास। Okay. And this process occurs in the larger unit of the ribosomes. नहीं, लार्जर यूनिट में नहीं हो रहा है आपके पास, लार्जर यूनिट में साइट्स हैं,
ठीक है, आपके पास एक कंबाइंड, ऐसे एक मैंने क्या बोला, जो साइटोप्लाज्म है उसमें जो यूनिट्स होती हैं वो आपके पास कंबाइंड फॉर्म में नहीं होती हैं, ऐसे अलग अलग होती हैं। ठीक है, बट जब ट्रांसलेशन होनी होती है तब आपके पास क्या होता है, जो स्मॉलर और जो लार्जर यूनिट्स हैं वो एक दूसरे से अटैच कर जाती हैं, और इसके इन दोनों के बीच में होता है आपके पास एमआरएनए। mRNA. ठीक है, जब ये अलग अलग हैं तब ये ट्रांसलेशन नहीं कर सकती हैं। Hmm. ठीक है, तो जब ये अटैच होंगी, आफ्टर अटैचमेंट ही क्या होगी, ट्रांसलेशन होगी। तो सबसे पहले कौन सी यूनिट अटैच करेगी, स्मॉलर यूनिट, और फिर आपके पास कौन सी यूनिट अटैच करेगी, लार्जर यूनिट। वो ठीक है, mRNA जो है वो न्यूक्लियस को रिलीव करके साइटोप्लाज्म में आ गया, और वहां पे जो स्मॉलर एंड लार्जर यूनिट्स हैं दैट विल ज्वाइन इटसेल्फ ऑन द mRNA. हाँ राइट। ठीक है, ओके. और यहाँ पे एमआरएनए कौन सी डायरेक्शन में होता है, 5' to 3' डायरेक्शन। ठीक है, और ये आपके पास प्रोसेस होगी। ठीक है, और देखो इसके लिए मैं आपको, रुको मैं आपको वो दिखाती हूँ, जिफ दिखाती हूँ, इससे आपको समझ आ जाएगा। आई होप अगर चल पड़े ये तो वीडियो ये डायरेक्ट यहाँ पे चल ही नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्मॉलर राइबोसोमल यूनिट आई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मिथाइन यूनिट अटैच हुआ। उसके बाद क्या हुआ, लार्जर यूनिट अटैच करी। ठीक है, उसमें कौन सी साइट है, यहाँ पे पी ए और यहाँ पे ई साइट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऐसे प्रोसेस होगी। ठीक है, अब जब सेकंड अटैच होगा तो ये आपके पास शिफ्ट कर जाएगा। ये देखो, यहाँ पे पी ने छोड़ दिया, अभी ये आपके पास शिफ्ट कर रहा है, ये आपके पास राइबोसोमल यूनिट शिफ्ट कर रहा है। समझ आई बात अब, यस यहाँ पे मैम. ऐसे हाँ, वही पी बोल रही से, फिर और वो यहाँ, अधूरे से हाँ राइबोसोम ये से वो इसको, उसको mRNA को लीव कर जाएगा फिर लास्ट में. हाँ फिर उसके बाद जब आपके पास पूरा आपके पास ट्रांसलेशन हो जाएगी तो उसके पास ये जो यूनिट्स हैं वो दोनों डिटैच हो जाएंगी लास्ट में, देखो। ओके, ओके. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा वो। यस मैम. ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो ये आपके पास ऑलमोस्ट ये आपके पास चैप्टर खत्म होता है। इसमें हमें बचता है, हम एक करेंगे इसमें लैक ऑपेरन, और एक हम करेंगे मैथडोलॉजी में, वो मैं साथ में करवा दूंगी आपके पास, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह है। ठीक है, उसको करवाऊंगी। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू.